Hello everyone, welcome to our channel P Talks and I hope you all are doing great. So this video is about most important या फिर most awaited और या फिर हम कह सकते हैं कि life changing vacancy for all the MSc students. तो अगर मैं मेरी भी बात करूं 2024 से पहले यानी मेरा रिजल्ट आने से पहले आई वाज आल्सो लाइक कि यार कब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आए और मैं फिल करूं और कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो। ठीक है, तो मैं इस वैकेंसी का मतलब कितने ही टाइम से मैंने पीएचडी में एनरोलमेंट ले लिया, बट हरियाणा वाले बस हाँ आएगी 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 ऐसे करते करते कितने साल निकाल चुके हैं। तो मैं बस इसी के वेट में थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाली तो एटलीस्ट मैं कर ही लूंगी, बट होता है ना कि किस्मत में जो लिखा होता है, डेस्टिनी आपको जहाँ पे लेके जाना चाहती है वहीं लेके जाती है। तो मेरे टाइम पे तो नहीं आई, बट यस नाउ दिस वैकेंसी हैज कम एंड होता है ना कि सुनहरा मौका तो आप सबके लिए जिन्होंने भी एमएससी कंप्लीट कर लिया है एंड इसके साथ साथ नेट क्वालिफाई कर लिया है या फिर एचटेट क्वालिफाई कर लिया है, तो उन सब के लिए एक होता है ना कि शानदार मौका है आपके पास। बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लाइफ में सेट होने की, बिकॉज ऐसा होता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है ना, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि हम पीएचडी करते हैं, पीएचडी करने के बाद फिर हम प्रोफेसर लगेंगे कि मतलब ऐसा कुछ होता है। बट जो ये एचपीएससी की जो अलग से असिस्टेंट प्रोफेसर की निकलती है थ्रू एग्जामिनेशन, तो उसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ नेट क्वालिफाई होना चाहिए, बाकी आपका फिर रिटन एग्जाम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसमें आपका पीएचडी का कोई रोल नहीं है। जो हम कुछ टाइम पहले सुनते थे ना कि पीएचडी कंपलसरी हो गई है प्रोफेसर के लिए, प्रोफेसर के लिए पीएचडी तो करनी पड़ेगी। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स को था ये कि पीएचडी तो करनी पड़ेगी, बट नहीं, दिस टाइम और दिस वैकेंसी इज ओनली फॉर यू जिन्होंने भी पीएचडी नहीं की है या फिर पीएचडी नहीं करना चाहते। तो ये मौका हाथ से मत जाने देना। मैं होती तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने देती। मतलब होता है ना कि एक सीट तो मैं मेरे मतलब दिन रात जो भी मुझे करना होता आई वुड हैव डन। तो इसलिए अब आपके पास ये मौका आया है एंड थोड़ी भी सीट्स नहीं है, मतलब कम सीट्स नहीं है, काफ़ी सीट्स हैं। तो अभी मैं आपको पूरी डिटेल्ड नोटिफिकेशन बताऊंगी, बट ये उससे पहले जस्ट मेरा एक मैसेज है कि ऐसे ऐसे मौके वापस से नहीं मिलते, और एक बार जब मौका चला जाएगा तो फिर आप रोते रहना, फिर आप किसी को भी कुछ भी बोलते रहना कि यार काश मैं उस टाइम पढ़ लेता पढ़ लेती। अब मतलब धक्के नहीं खाने पड़ते लाइफ में, या फिर वही है लड़कियों के लिए शादी कर देंगे आगे वाले घर पे जाना है, या फिर लड़कों के लिए है कि इधर उधर कोई प्राइवेट जॉब नहीं देखनी पड़ेगी। तो एकदम वेल सेटल्ड जो जॉब है ना, और मैं तो बोलूंगी कि हरियाणा में हाईएस्ट पोस्ट जिसको बोल सकते हैं फॉर ऑल द एमएससी स्टूडेंट्स, तो यही है। इससे काम और रिलैक्स्ड और रेप्यूटेड जॉब आपको नहीं मिलेगी, मतलब ही नहीं है। तो इसलिए ये वाला जो मौका है, मतलब अभी अगर वैकेंसी निकली है तो आप मान के चलो कि आफ्टर फ्यू मंथ्स एग्जाम होगा, राइट? तो तब तक आप ये वेट मत करो कि जैसे आप लोगों को होगा कि कब होगा एग्जाम, कब होगा। देखो कुछ भी नहीं लिखा है ऐसा, ना मुझे पता है ना आपको पता है, गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, राइट? तो हम उसके भरोसे नहीं बैठेंगे कि जब गवर्नमेंट बोलेगी ना, मतलब एचपीएससी का जब नोटिफिकेशन आएगा कि इस दिन एग्जाम है, डेट अनाउंस होगी, तब हम जाके पढ़ाई शुरू करेंगे। नहीं, बिगेस्ट मिस्टेक अब निकल चुकी है ना। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो और पढ़ाई स्टार्ट करो, एक दिन भी वेस्ट नहीं करना। एक दिन मान लो कि जिस बच्चे ने, अगर मैं होती, मैं पढ़ाई शुरू कर चुकी होती, सब मेरे नोट्स इकट्ठा करके एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके और पढ़ाई शुरू कर चुकी होती। मतलब मेरा पूरा ब्रीफ आइडिया होता कि हाँ मुझे ये पहले करना है, फिर मैं ये करूंगी, फिर मैं ये करूंगी। तो मैंने पूरा एक मेरा मोटा मोटा हिसाब में लगा लेती कि मुझे कैसे क्या करना है। तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो ऐसे लगे हुए हैं। तो पीछे मत रह जाना, कभी सोचो कि जब डेट आएगी तब देखेंगे, तब देखते ही रह जाओगे, फिर नहीं होगा कुछ। वो तो ना कि चिड़िया चुग गई खेत, कोई और ही ले जाएगा फिर तो इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम इवन अ सिंगल डे। आप सोच रहे हो ना कि कल से देखेंगे कल से देखेंगे, वो कल कल देख के ना बहुत बच्चे पढ़ते जा रहे हैं, तो आप पीछे रह जाओगे। इसलिए टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। और ये वाला जो मौका है, आपको भी पता है हरियाणा में या फिर किसी भी स्टेट में, मतलब हरियाणा में तो इतनी जल्दी तो वैकेंसीज निकलती नहीं है, पता नहीं कितने सालों बाद निकली है। पीजीटी की भी निकली है, तो ये वैकेंसीज ऐसा नहीं है। मान लो यूपीएससी जियो साइंटिस्ट वाला एग्जाम है, पेटेंट वाला एग्जाम है,
पेटेंट वाला तो चलो इतना फ्रिक्वेंटली नहीं होता, जियो साइंटिस्ट वाला है हर साल होता है, नेट का है हर 6 महीने बाद होना ही होना है। तो ये मौका फिर से नहीं आएगा कि हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भी चल कोई नहीं अगले साल अगले अटेम्प्ट में कर देंगे। अगला अटेम्प्ट शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद ही आएगा अगला अटेम्प्ट। तो इसलिए ये गलती बिल्कुल भी मत करना। ओके, गिव योर 110% कि हाँ मेरे मतलब ये सीट एक सीट तो मेरी पक्की पक्की है, ऐसे करके तैयारी करना। ओके, तो ज्यादा ही बोलने लग जाती हूँ मैं भी। तो चलो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं कि बेसिक सी चीजें क्या क्या हैं। ओके, आई विल स्टार्ट दिस नोटिफिकेशन रिलीज बाय एचपीएससी। तो हम मेन चीजें डिस्कस करेंगे जो कि हमें पता होनी चाहिए फॉर नाउ। और फिर भी अगर आपको कोई भी इसके अलावा भी अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल लेट यू नो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज ऑब्वियसली असिस्टेंट प्रोफेसर की है, कॉलेज कैडर की पोस्ट है। और ये सब चीज़ें इसमें है कि आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो ये परिवार पहचान पत्र, आधार नंबर एंड वर्चुअल आईडी वीआईडी इज रिक्वायर्ड फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस के दौरान आपको होगी ना, तब उस इसलिए आपकी ये जो पीपीपी आधार नंबर और ये एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम जरूरत पड़ेगी। ओके, तो ये पहले से अपना तैयार रखना। इसके बाद है नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस सब्जेक्ट्स इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज ओपनिंग डेट, कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं, तो दैट इज 7 अगस्त, यानी परसों 3 दिन हो गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल होते हुए। एंड हरियाणा मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, डोंट वेट कि हम लास्ट में करेंगे। लास्ट में क्या होता है, साइट बिजी हो जाती है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो नहीं पाता, पता नहीं डेली मतलब मैंने भी फॉर्म फिल किए हुए हैं, टीजीटी का फॉर्म फिल किया था या किसका, तो मतलब रात के 12 बजे 1 बजे तक लगे हुए हैं, नहीं बार बार एरर आता है, बार बार एरर आता है, तो दिमाग खराब हो जाता है। तो वो मेंटल प्रेशर मत लेना, अभी ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो। ओके, लास्ट डेट इज 27 अगस्त, तो यानी आपको 20 दिन दिए इन्होंने। 20 दिन में मान लो लास्ट के 5 दिन तो भागम भाग होगी, तो इसलिए अभी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, हाउ टू अप्लाई, ये आपको इस वेबसाइट पे जाना है। अगर आप चाहो तो जैसे कई लोग जाते हैं कि बाहर भी काफ़ी सारी शॉप्स होती है ना जहाँ पे हम एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करवाते हैं, आप वहाँ पे भी करवा सकते हो। बट यस, अगर आपको खुद पे भी भरोसा है तो आप खुद से भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। आप ऑब्वियसली अगर आपने मास्टर्स की हुई है तो इतना तो कर ही सकते हैं, राइट। जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना आई डोंट थिंक इज अ बिग डील। और अगर आप कहते हो, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे खुद को भरना है, तो मैं भी एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, विच स्टेप्स यू हैव टू फॉलो टू फिल अ एप्लीकेशन फॉर्म, देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। ओके, तो प्लीज लेट मी नो इफ यू वांट दिस वीडियो। नेक्स्ट इज लास्ट डेट, वही क्लोजिंग डेट है 27 अगस्त, रात के 12 बजे तक नहीं, सिर्फ 5 बजे तक। तो देखा, मतलब मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप अभी से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो भाई काफी सारी वैकेंसीज हैं। अब जैसे अगर जियो केमिस्ट के लिए या फिर किसी भी और पोस्ट के लिए देखोगे ना, तो वैकेंसीज निकली हैं 10, 15, 20 मैक्सिमम। या फिर अगर आप केसी पीएसयू वगैरह में भी जाते हो या फिर कहीं पे भी जाओगे ना बहुत हायर पोस्ट की, तो उसमें बहुत ही कम वैकेंसीज मिलती हैं, 10 to 15, मैक्सिमम 20। और यहाँ पे देखो 79 ओनली फॉर जनरल, और ये जो 20 मैंने जियो केमिस्ट वाली बताई है वो सिर्फ टोटल है। तो कितनी मान के चलोगे जनरल की, 10। तो देखो 80 सीट्स फॉर जनरल एंड टोटल है 123। ये अलग अलग कैटेगरीज की हैं, एससी की 15, 13, 5, 11। ओके, सब मतलब मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स कवर हो रखे हैं, तो ये सुनहरा मौका है, गवाना मत बिल्कुल भी। फिजिक्स की, जोलॉजी, बॉटनी, जैसे जोलॉजी बॉटनी का क्या होता है कि मतलब एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री थोड़ा कम ही स्कोप होता है। तो ये वाला मौका तो भाई मतलब होता है ना कि चेरी ऑन द केक, तो वो वाली काम है। 2424 वैकेंसीज निकली हैं।
इसके बाद है असेंशियल क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में बोला है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फाइन आर्ट्स और मास कम्युनिकेशन को हटा के, इन दोनों सब्जेक्ट को हटा दे तो बाकी सब्जेक्ट के लिए क्या क्या हमारा असेंशियल क्वालिफिकेशन है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद मास्टर्स डिग्री विद 55%। सोच के देखो, मतलब 55% मार्क्स, बहुत कम मार्क्स हैं वैसे तो देखा जाए, तो 55% मार्क्स चाहिए आपको। ये सबसे कम होने चाहिए, इससे ज्यादा हो सकते हैं। देन 10th तक आपके पास हिंदी होनी चाहिए या फिर संस्कृत, इन दोनों सब्जेक्ट में से भी कोई भी सब्जेक्ट हो चलेगा। देन नेट होना चाहिए, CSIR नेट, UGC नेट, जो भी आपके सब्जेक्ट में मतलब अगर आपका सब्जेक्ट का UGC कंडक्ट करता है तो UGC नेट, अदरवाइज CSIR नेट। या फिर अगर आपके पास PhD है, PhD की डिग्री है, ऐसा नहीं कि मेरा 5th ईयर हो गया है, कंप्लीट होने वाले है, मे बी दिसंबर में आप थीसिस सबमिट कर दो, ठीक है, नहीं वो नहीं चलेगा। डिग्री आपके पास हाथ में होनी चाहिए 28 अगस्त से पहले, ठीक है, तब जाके आप मतलब इस चीज के लिए एलिजिबल होते हो कि आपका नेट भी क्वालिफाई नहीं है तो भी चलेगा, बट आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए। 5th ईयर, 6th ईयर, 7th ईयर आर नॉट एलिजिबल, ठीक है, PhD डिग्री होल्डर इज अवेलेबल। देन आपके पास स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी हो सकता है, जैसे एस्टेट होता है ना, तो वो भी हो तो भी चलेगा। नेट नहीं है बट एस्टेट है, दैट इज ऑल्सो एलिजिबल। नेक्स्ट इज जो PhD डिग्री की सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं आप देख लेना। और अगर आपने PhD डिग्री की हुई है वो भी टॉप 500 यूनिवर्सिटीज, मतलब होता है ना कि ऑल इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, मतलब होता है ना कि पूरी दुनिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, तो टॉप 500 यूनिवर्सिटी में से अगर आपकी यूनिवर्सिटी आती है जहां से आपने PhD की है, देन ऑल्सो यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नेट एग्जाम। देन ये फाइन आर्ट्स की चीजें हैं, मास कम्युनिकेशन की। देन ये है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन वही जो रिजर्व कैटेगरीज होती हैं उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन है। 5% मार्क्स की, जो 55% मैंने मार्क्स बताए थे वो आपको 50% हो, मतलब रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% इज द क्वालिफाइंग मार्क्स, ओके। तो ये सब कैटेगरीज के लिए बताया हुआ है। देन कम्स ये वही जितनी भी एलिजिबिलिटी और असेंशियल क्वालिफिकेशंस बताई हैं वो आपकी क्लोजिंग डेट से पहले आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 28 अगस्त को भी अगर आपको डिग्री मिल रही है देन ऑल्सो यू आर नॉट एलिजिबल, तो इसके लिए भी लड़ाई करके कोई फायदा नहीं होगा बाद में। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके क्लोजिंग डेट से पहले आपके पास होने चाहिए, ओके। और अगर किसी ने इम्प्रूवमेंट के लिए भर दिया है कि 55% मार्क्स नहीं बन रहे तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट के लिए भर देते हैं, तो अगर वो इम्प्रूवमेंट वाले मार्क्स आपके क्लोजिंग डेट के बाद मिलते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट एलिजिबल। अब है सबसे चीज इंपॉर्टेंट, पैटर्न ऑफ द एग्जाम। सबसे मतलब जैसे होता है ना कि UPSC में होता है प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तो सेम ही यहाँ पे सीन है। फर्स्ट इज स्क्रीनिंग टेस्ट बोल देते हैं यहाँ पे प्रीलिम्स को, देन मेंस जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होती है, एंड थर्ड इज इंटरव्यू। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का और 2 आवर्स। देन 5 ऑप्शंस होते हैं ABCDE, ये अलग ही सीन है यहाँ पे, तो ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 एंड ABCD तो ऑप्शन होंगे आपके आंसर के, बट अगर उसमें से आपको लगता है आपको क्वेश्चन नहीं आता देन आपको E वाला ऑप्शन सर्कल करना ही पड़ेगा। अगर E वाला ऑप्शन आप सर्कल नहीं करते हो, तो अगर ब्लैंक छोड़ देते हो तो क्या होगा कि आपको 1/4 आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो इसलिए E वाला ऑप्शन आप जरूर फिल करना अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता तो, अदरवाइज नेगेटिव में जाएंगे मार्क्स। देन अगर आपने इसमें भी ये भी लिखा हुआ है कि जो आपने डार्क नहीं किया है पांचों के पांचों ऑप्शन, ई वाला ऑप्शन भी डार्क नहीं किया है अगर नहीं आता क्वेश्चन, और 10% क्वेश्चन अगर आपने ऐसे खाली छोड़ दिए, मतलब 10 क्वेश्चन, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग है 1/4। मीडियम है इंग्लिश लैंग्वेज इन सब सब्जेक्ट्स के लिए, और हिंदी और इंग्लिश इन सब सब्जेक्ट्स के लिए। उसके बाद आगे सब बताया हुआ है कि हाँ मतलब 25% मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है स्क्रीनिंग टेस्ट के। अगर 25% से कम मार्क्स आते हैं आपके, यानी 24 आता है, देन आप क्वालिफाई नहीं करते हो, आप नेक्स्ट स्टेज तक नहीं जा सकते, ओके। और आपको 4 टाइम स्टूडेंट्स को आपको नेक्स्ट लेवल के लिए बुलाया जाएगा। मान लो अगर 5 सीट है तो 5 4 20 स्टूडेंट्स को ही सेकेंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। बेशक
30 बच्चों का मतलब 25% से मार्क्स ऊपर हैं, बट नहीं, ओनली 20 स्टूडेंट्स विल बी कॉल्ड फॉर द सेकेंड स्टेज। नेक्स्ट इज ये सब वही चीज़ है कि हाँ कितने स्टूडेंट्स को आगे बुलाया जाएगा वगैरह वगैरह। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। और हाँ, स्क्रीनिंग टेस्ट के मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे, तो ये जस्ट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है कि हाँ थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज है कि नहीं बच्चे में। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट 3 आवर्स का है, 150 मार्क्स का है, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा इन सब सब्जेक्ट्स के लिए और बायलिंगुअल में इन सब सब्जेक्ट्स के लिए। ओके, और यही वही मतलब जो भी जितने भी सीट्स हैं उसके 2 टाइम्स बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। मिनिमम कट ऑफ मार्क्स हैं 35%। ठीक है, तो 35% अगर आपके आए हैं सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में, देन ओनली यू आर क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड, अदरवाइज फेल हो गए हो आप। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तो 87.5% ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट विल बी एडेड एंड 12.5% ऑफ द इंटरव्यू मार्क्स, तो वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होंगे। ठीक है, तो सबसे मतलब होता है ना कि हैवी लाइक पार्ट कौन सा है, सेकेंड, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। तो अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, उसमें अगर आपने टॉप कर लिया तो इंटरव्यू में थोड़ा सा ढीला भी मतलब ढीला मस्ती भी हो जाएगी ना, तो भी दिक्कत नहीं है। ऑल्दो इंटरव्यू की भी अच्छे से तैयारी करनी है, बट मैं जस्ट बता रही हूँ कि वेटेज सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की ज्यादा है। नेक्स्ट इज, हाँ ये सब्जेक्ट वाइज सिलेबस अपलोड किया हुआ है, इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। और ये है पे स्केल। पे स्केल काफ़ी अच्छा है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर अब बन गए ना तो लाइफ सेट है आपकी, तो लाइफ सेट कर लेना, ठीक है, ये मौका गवाना मत। एलिजिबिलिटी कंडीशन, ऑब्वियसली ये सब एलिजिबिलिटी कंडीशन है, ये आपको पता ही है। एज लिमिट है 21 to 42 ईयर्स, मिनिमम 21, मैक्सिमम 42 ईयर्स। और फिर कुछ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिलैक्सेशन दे रखी है 5-5 साल की SC BC के लिए, ये सब आप देख लेना। रिजर्वेशन कैटेगरी वाला भी आप देख लेना, वही SC BC ABCD नॉन क्रीमी लेयर वगैरह को दिया जाता है। और ये जो भी आपके पास कैटेगरी वाले सर्टिफिकेट होते हैं ना, वो आपके पास 2024 मतलब फिजिकल ईयर 2024 to 2025 वाला ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पिछले साल का सर्टिफिकेट चल जाएगा, तो ओल्ड सर्टिफिकेट विल नॉट बी कंसिडर, ये चीज़ ध्यान रखना, पहले से ही अपना बना के और फिर अपलोड करना। ये वुमेन कैंडिडेट का अगर कोई रिजर्वेशन है तो फादर साइड से होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हस्बैंड साइड से है। ये सब चीज़ें आप देख लेना, अगर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो। एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपीज़ फॉर मेल कैंडिडेट्स, मतलब जनरल कैटेगरी के लड़कों के लिए, एंड डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विस मैन ऑल्सो, और मेल कैंडिडेट्स ऑफ बैकवर्ड क्लास ऑल्सो। ठीक है, जो कि क्रीमी लेयर से है, नॉन क्रीमी 250, और मेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट्स। हाँ एक और चीज़ है, जैसे निकाली हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने है पोस्ट, बट येस स्टूडेंट्स ऑफ ऑल अदर स्टेट्स लाइक राजस्थान, यूपी, बिहार, मतलब कहीं के भी स्टेट, ऑल ओवर इंडिया, आप कहीं के भी हो, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। बट येस, अगर आप SC BC किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हो तो आप इस पोस्ट के लिए रिजर्व कैटेगरी में नहीं माने जाओगे, यू विल बी कंसिडर्ड अंडर जनरल कैटेगरी। ओके, तो जो रिजर्वेशन है ओनली फॉर हरियाणा स्टूडेंट्स। अगर आप राजस्थान से BC से बिलोंग करते हो, देन यू वोंट बी कंसिडर्ड अंडर रिजर्व कैटेगरी, यू विल बी कंसिडर्ड अंडर जनरल कैटेगरी ओनली। ओके, तो ये इतनी अमाउंट है। डिसेबिलिटीज कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। इसके बाद है कि फाइनल सबमिशन के लिए के बाद ऑब्वियसली कोई चेंज नहीं कर सकते आप एप्लीकेशन फॉर्म में। एंड अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में बाई चांस कोई मिस्टेक कर देते हो, मान लो अपने नेम में, एज में, कुछ भी, देन और आपने फाइनल सबमिट कर दिया, देन यू हैव टू अगेन अप्लाई, मतलब एक और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। बेशक आपने पिछली एप्लीकेशन फॉर्म फीस दे दी है, तो वो आप ऐसे सोचो कि पानी में गई, ठीक है, उसको भूल जाओ। दोबारा से एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा सही से डिटेल्स भर के, एंड दैट विल बी कंसिडर्ड। एंड ये मत सोचना कि पिछली एप्लीकेशन फॉर्म फी इसमें मतलब हो सकती है कि एडजस्ट, नो। ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करने हैं, फोटो, साइन, ये तो आपको पता ही है।
ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप रेडी रखना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले, डोमिसाइल वगैरह। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपने 50% मार्क्स हैं आपके, ठीक है, मान लो 51% है और आप जनरल कैटेगरी से हो, कोई रिजर्व कैटेगरी से नहीं हो, तो आप सोचोगे कि अरे 55% मार्क्स नहीं है तो नहीं होगा, तो आपके लिए भी 5% रिलैक्सेशन है, ओनली एंड ओनली इफ अगर आपने किसी गांव से 10th पास किया है, ठीक है, अगर आपका गांव में जो 10th वाला स्कूल था आपका किसी गांव में था, then also you will be getting 5% relaxation in the percentage, ठीक है। तो बट हाँ, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल कुछ लिखवाना पड़ता है, तो आप वो देख लेना ये, ठीक है। हाँ, ऑलमोस्ट सब हो गया है। तो यही था अबाउट नोटिफिकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड आई वुड से कि प्लीज बी सीरियस, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये वाला मौका तो हरियाणा में तो बिल्कुल ही नहीं आने वाला, आप भूल जाओ, 10 साल तक भूल जाओ, मैं ऐसा बोल रही हूँ। जैसे हालात, मतलब लास्ट वाली चीजें देख के ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि इतनी इजीली तो इतनी जल्दी वैकेंसीज नहीं आएंगी, बूढ़े हो जाओगे ऑब्वियसली, 7-8 साल बाद में वैसे ही बूढ़े होते जा रहे हैं, तो डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, ये टाइम नहीं आएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हो वीडियो देखने के बाद एक ब्रीफ प्लान बना लो अभी कि हाँ मैंने क्या क्या करना है, ओके, एंड आफ्टर दिस वीडियो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर द सिलेबस। सो या, ऑल द वेरी बेस्ट एंड टाटा बाय बाय, सी यू।